हेलो, आई एम रविता मैम। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू आशु सर कि उन्होंने मुझे मिशन डी ट्रिपल एस बी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। तो हम यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे जर्नी वो होगी हमारी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बेसिक नहीं लेके चलेंगे, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और उस चीज को हायर लेवल तक लेके जाएंगे। होप सो गाइज, आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आएंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो जो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडर्न अलजेब्रा। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम पूरा सब्जेक्ट अपना जो टॉपिक है कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है सेट थ्योरी। कौन सा है? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हम जो 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 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पहले लिख लेते हैं उनको। जेड एन के बारे में डिस्कस करेंगे, यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड हमारा हो जाएगा जीएलएनएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएलएनएफ को हम क्या बोल देते हैं, एक और बोलते हैं, इसका नाम है जनरल लीनियर, ठीक है। जनरल लीनियर। फोर्थ जो हमारा हो जाएगा, फोर्थ क्या है? एसएलएनएफ। एसएलएनएफ हो जाएगा। और स्पेशल लीनियर। स्पेशल लीनियर। फिफ्थ हमारा हो जाएगा केलिन फोर। केलिन फोर, ठीक है। सिक्स हमारा हो जाएगा क्यू फोर और क्वेटेरियन ग्रुप। क्वेटेरियन, ठीक है। सेवन हमारा हो जाएगा डीएन, या फिर इसको डाईहेड्रल ग्रुप भी बोलते हैं। डाई डाईहेड्रल, ठीक है। एट हमारा हो जाएगा एसएन। एसएन है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। तो फिर क्या है भाई, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी में, सबसे पहले जेड एन हो गया। जेड एन के बारे में कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। यूएन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, जेएलएनएफ क्या होता है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन उठा के, ठीक है भाई। हाँ, तो फिर जो सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो कौन सा है? जेड एन है। तो जेड एन देख लेते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले जेड एन। जेड एन को सिंपली लिखते क्या होते हैं? सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ सेट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ इंटीजर डिवाइडेड डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन। और एक और इसकी डेफिनेशन, दूसरा तरीका क्या हो जाता है इसको लिखने का? जेड एन इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। अप टू n-1। तो इसमें क्या है भी, तो जेड एन की जो हमारी डेफिनेशन है, जेड एन की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होगी भाई? जेड एन क्या होता है कि भाई सेट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय एन। जो एन ये क्या है? एन का मतलब एक तरीके तो जो जेड के पाँव में है ना ये एन, ये होता है। तो है क्या ये एन? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जेड एन क्या हो जाएगा, क्या होता है? सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय एन, कि जब हम एन से डिवाइड करें किसी भी इंटीजर को और जो उसके बाद रिमाइंडर बचेगा तो उन सब का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे? जेड एन। तो ये हो गया जेड एन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लें सीधा यही डेफिनेशन दे दे, सीधा दे देगा क्या कि सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या होगा
UN होगा, ZN होगा या GLNF होगा, क्या होगा, ठीक है। तो फिर हम डायरेक्ट बोल देंगे, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो सारी चीजें हो जाएंगी भाई, ZN होगा, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लिया मैंने Z3 का ले, तो Z3 का ले लिया, इसमें मान लिया हमारे एलिमेंट हैं 0, 1 और 2, यही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो Z3 में हमने लिया कि भाई कौन कौन से एलिमेंट होगा, 0, 1, 2। अब हमें देखना है आगे भी हम इस चीज को कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसमें ये निकाला कैसे हमने। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन में जरूर देखें कि सेट ऑफ रिमाइंडर्स Zn क्या है, Zn है अपना सेट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो रिमाइंडर्स का सेट है, ठीक है। तो अब ये भी इसमें ये नहीं लिखा कि इंटीजर कौन से लेने हैं, इसमें तो इंटीजर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। तो कोई भी इंटीजर उठाओ, उसको n से डिवाइड करो, जो भी बचेगा वो क्या होगा सेट का, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा सेट का मेंबर हो जाएगा। अब यही है। तो अब हम जैसे इसमें कर लेते हैं, Z3 में अगर हम करें तो Z3 में हमने क्या किया, मैंने मान लिया लेट x let x be the integer, let x be the integer, ठीक है। और मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू मान ली इसकी, x को मैंने मान लिया मैंने 5 मान लिया, ठीक है। n Z3 में n कितना है, 3 है ना। तो फिर अब मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, क्या था डेफिनेशन में दिया सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय n। जब मैं x को, तो क्या दिया हुआ इसमें, जब मैं x को मतलब 5 को 3 से भाग दूंगी तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सेट का मेंबर होगा। देखो मैंने कोई भी रैंडमली कोई भी उठाया है ये, तो फिर अब देख लेते हैं इसको कैसे किया। जैसे क्या हो गया भाई, अब जैसे वो करेंगे इसको, मान लिया मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो फिर अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3, 3 1 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 2, है ना। तो r इक्वल टू 2। तो फिर देखो एक मेंबर आ गया ना, इसमें बिलोंग कर गया ना सेट में। तो फिर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अगर मैं क्या कर लूं, मान लिया मैंने x को ऐसे ले लिया, x को मैंने ले लिया 16, अपनी मर्जी से लिया है, n कितना है यहाँ पे 3 है, 3 है। तो फिर क्या किया मैंने, जब मैं 16 को 3 से भाग दूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 पंजे 15, तो रिमाइंडर कितना होगा 1, आर क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, तो ये भी इसका मेंबर है। तो इस तरीके से हम क्या है करते जाए। अब क्या है कि ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ, मान लिया हम Z3 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ Z3 कितना होगा। तो अभी हमने देखा है कि भाई हमें ये भी पता है कि भाई अभी देखा कि भाई Z3 में कितने एलिमेंट हैं, 3, 0, 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और 2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। ऑर्डर कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ Z4 की, तो Z4 की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखना पड़ेगा कि Z4 में एलिमेंट कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि Z4 में किस टाइप के एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3। तो फिर अगर ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर, कितने एलिमेंट है 4 है। और अगर हम कितनी भी कोशिश करें इससे ज्यादा इसमें एलिमेंट हो ही नहीं सकते। मान लिया हमने क्या है कि भाई अब देख लेते हैं एक बार, जैसे ये वाला है ना Z4 में 0, 1, 2, 3 इसी टाइप के इतने ही एलिमेंट होंगे, यही एलिमेंट आएंगे सिर्फ। आप कितना ही कुछ भी कर लो, किसी भी इंटीजर को उठा लो, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही उसको डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, सेट का मेंबर होगा। और सबसे बड़ी बात क्या, वो इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया अपना 4 हो गया। अब बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे दिमाग में कैसे आया कि भाई ये 0, 1, 2, 3
ही आएंगे। 4 क्यों नहीं लिया? तो हम 4 भी ले सकते हैं, हम 4 भी ले सकते हैं ना। 4 ले लिया मान लिया हमने, चलो लेके देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मान लिया हमने भाई कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिया x, ठीक है, और x को हमने ले लिया 4, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया तो हमने कर लिया। तो फिर अब n यहाँ पे कितना है, n भी क्या अपना 4 है। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, तो n इक्वल टू 4 ले लिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या किया कि 4 को डिवाइड किया 4 से। तो अब अपन ने जब 4 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 0 तो ऑलरेडी है, तो फिर बार बार वही रिपीटेड में लेने का क्या मतलब बनता अपना, है ना। तो इस वजह से तो और ले लो, कोई और ले लो, मान लिया मैंने ले लिया 13 ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया। एन कितना है, 4 है। तो फिर कैसे करेंगे इसको, जब हम 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना, 4 3 12, तो कितना बच गया रिमाइंडर, आर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। तो और वो क्या है, इस सेट का मेंबर, है ना। तो वो क्या है, इस सेट का मेंबर। तो बिल्कुल सही हो गया अपना। तो ऑर्डर ऑफ Z4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर जनरलाइज करें कि भाई जब हमने Z3 लिया तो जितना n है नीचे उतने ही एलिमेंट है इसमें। जब हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 लिया तो 4 ही एलिमेंट हो गए। तो इस तरीके से हम जब चलते जाएंगे 5 6 Z5 Z6, तो इस तरीके से जब हम जनरलाइज वे में चलते जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ Zn कितना हो जाएगा, Z के पाँव में जितनी है n की वैल्यू है कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर n हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइट कर लेते हैं इसको और याद भी करना है भाई ये कि ऑर्डर ऑफ Zn कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज्ड वे में। तो बिल्कुल सिंपल है भाई ये। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई Zn क्या होता है अपना, Zn होता है सेट ऑफ रिमाइंडर्स, क्या होता है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय n। कि जब हम किसी भी इंटीजर को n से डिवाइड करते हैं, n क्या है, जो z के पाँव में ये जो नंबर है ये n, तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, और ये अपना क्या है कि एक तरीके से ऐसे ही लगा लो कि 5 4 6 7 8 कुछ भी हो सकता है अपना, ये जो पाँव में n है ना, तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होता है। तो सेट ऑफ रिमाइंडर्स का सेट होगा कब, जब किसी भी इंटीजर को हम डिवाइड करें n से तो जो बचेगा, ठीक है। तो सीधे पूछ लेते हैं। दूसरा क्या है कि Zn को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Zn इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू n-1। तो फिर हमने क्या किया, आगे जब हमने लिया एग्जाम्पल इसका Z3 का, तो Z3 का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो Z3 के एग्जाम्पल में क्या है भाई, इसमें Z3 इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। लेट x बी द इंटीजर, एक्स हमने कोई इंटीजर मान लिया, आर्बिट्रेरी माना हमने इसको। मान लिया मैंने 5, मेरे माइंड में आ गया, मैं 5 ले लेती हूँ। तो मैंने 5 ले लिया, एन क्या है यहाँ पे 3 है। तो जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 2, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बस वैसे ही उठा लिया कुछ भी इंटीजर। तो फिर मैंने नेक्स्ट उठाया x इक्वल टू 16। तो फिर क्या हो गया अपना, n 3 है। तो जब मैंने 16 को 3 से डिवाइड किया तो 3 पंजे 15 1 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अब हमें ये भी पता है, हम चाहे कुछ भी पुट कर दे, कोई भी इंटीजर ले ले, जब हम 3 को डिवाइड कर, हम कुछ भी इंटीजर ले ले, जब हम 3 को डिवाइड करते हैं तो फिर हमने, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, जब हम 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है भाई, वही आता है जो सेट के मेंबर है 0 1 और 2। तो कितने मेंबर इसके, 3, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना भाई। तो फिर क्या होगा अपना ऑर्डर 3। क्या हो गया भाई, Z3 में कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। तो अब हमें, मेरे दिमाग में आया कि Z4 के बारे में भी डिस्कस करें कि ऑर्डर ऑफ Z4 कितना होगा। तो Z4 के बारे में अब जब हम करेंगे तो क्या है कि Z4 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 0 1 2 और 3, ठीक है, 0 1 2 और 3, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि मैंने इसमें भी क्या ले लिया, अब मेरे दिमाग में आ सकता है कि 4 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया इसमें सेट में,
तो हमें कैसे पता चला कि इतने ही आएंगे? तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर उठा लिया, x बिलोंगिंग टू z, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर उठा लिया मैंने, और जब n क्या है इसमें, यहाँ पे 4 है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो x इक्वल टू 4 है अपना, x इक्वल टू 4 को जब मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 डिवाइड बाई 4, तो कितना आया रिमाइंडर? तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग दे रहा है, तो r क्या हो गया अपना? 0। ठीक है, और 0 क्या है? सेट का मेंबर है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही है कि 4 क्यों नहीं लिया हमने, है ना? तो आगे क्या है कि x इक्वल टू 13 ले लिया मैंने, आर्बिट्रेरी कुछ भी उठा लिया, x इक्वल टू 13 लिया मैंने, n यहाँ पे कितना है? 4 है। तो फिर जब मैंने 13 को 4 से डिवाइड किया तो r कितना आ गया अपना? 1 हो गया। r क्या आ गया अपना? 1 हो गया, और 1 भी क्या सेट का मेंबर है। तो हम कोई भी इंटीजर लें और फिर इसको n से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? zn का मेंबर होगा। तो यहाँ पे जो Z4 में एलिमेंट कितने हैं? 4 हो गए, 0 0 1 2 3, ठीक है, 4 मेंबर हो गए इसके। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे देखा कि Z3, यहाँ पे N3 है तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 है तो 4 एलिमेंट है। इस तरीके से हम जनरलाइज्ड वे में जाएंगे तो Zn जब हमने लिया, क्या, जब हमने Zn लिया तो Zn में भी हमारे कितने एलिमेंट हो गए? n एलिमेंट हो गए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ Zn कितना हो गया? n हो गया। तो सिंपली पूछ लेता होता है कभी कभी, सेकंड जो अपना सेट होगा वो होगा अपना UN, ठीक है, लिख लेते भाई, सेकंड जो अपना सेट होगा वो होगा UN। तो UN की क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। यहाँ पे x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x जो अपना बिलोंग करेगा वो 1 से लेके n के बीच में होगा, और जो GCD होगा, जो GCD होगा x और n का, वो क्या होगा अपना? 1 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई UN क्या होता है कि इसमें वो नेचुरल नंबर होते हैं, और बीच में किसके होते हैं? 1 और n के बीच में। इसमें क्या है भाई, UN में वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से n के बीच में लाई करते हैं, और जिनका GCD n के साथ, जिनका GCD n के साथ, n जो यहाँ पे आएगा, जिनका GCD n के साथ 1 हो, ठीक है, जिनका GCD n के साथ 1 हो। तो हम इसको क्या है, एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज्यादा इजी रहेगा हमें। तो हमने जैसे मैंने क्या उठाया कि मैंने उठा लिया U8, ठीक है, U8 उठा लिया। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो x अपना बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ से, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 8 तक। n की वैल्यू कितनी है? 8 ही तो है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? GCD ऑफ x, 8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। और जो अगर हम बात करें कि भाई जीसीडी होता क्या है, जीसीडी क्या होता है भाई, जीसीडी देख लेते हैं क्या होता है जीसीडी। जीसीडी होता है भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। और इसको हम एक नाम और भी बोल देते हैं, जो फेमस सा नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए अपने। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि U8 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो जो x अपना बिलोंग करेगा, x क्या बिलोंग कर रहा अपना नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो x अपना 1, यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट में 1 से 8 के बीच में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 बाई 1 एक एक लेते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू तो 1 है, और ये अपना क्या है दूसरा, अगर हम n की बात करें तो n तो अपना 8 है। तो जब हम GCD की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो क्या हो जाएगा 1,8, ठीक है, 1,8। ये तो 1 तो जो x है, और n कितना है? 8 है। तो 1 और 8 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन डिवाइजर क्या? 1, तो 1 हो गया, ठीक है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही है कि जीसीडी जो x की जो भी 1 से
लेकर 8 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उनका जो जो जीसीडी लेंगे हम वो क्या होगा मैक्सिमम अपना 1 होएगा। 1 ही होना चाहिए अगर इस सेट से बिलोंग करवाना है तो हमें। तो फिर क्या हो जाएगा अपना जीसीडी ऑफ 1,8 1। तो ये क्या है, होल्ड कर रही है अपनी कंडीशन, है ना, होल्ड कर रही है। दूसरा क्या ले लिया हमने, दूसरा हमने ले लिया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 लिया हमने तो n तो अपना वही सेम ही है 8 ही रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा अपना जीसीडी ऑफ 2,8, जीसीडी ऑफ 2,8 कितना होगा, 2 और 8 में डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है, 2 है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो जो स्टेटमेंट में दे रखा है कि जीसीडी ऑफ x,8 वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लेकिन ये तो 2 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, इस सेट का मेंबर नहीं होगा, नॉट होल्ड। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 8 है अपना, ठीक है। x इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 है। तो जीसीडी जब हम बात करेंगे, जीसीडी की जब हम बात करेंगे 3,8 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 3 और 8 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 ही तो होगा, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में। तो फिर क्या होल्ड हो रहा है, क्यों, स्टेटमेंट में देखा कि जीसीडी ऑफ x,8 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब नेक्स्ट है अपना x इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू 4 लिया हमने, तो x इक्वल टू 4 लिया तो n 8 है अपना। तो जब हम जीसीडी की बात करेंगे, जब हम जीसीडी की बात करेंगे 4,8 की, तो जीसीडी कितना, दोनों में 4 और 8 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो भाई लेकिन हमारे जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा जीसीडी कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो डज नॉट होल्ड हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा x इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, x इक्वल टू 5, एन अपना 8 ही है। तो फिर क्या हो गया, जीसीडी ऑफ 5,8, 5,8 का जीसीडी 5 और 8 में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी अपना होल्ड हो रहा है ना। तो ठीक है ना, तो 5 तक तो हमने कर लिया ट्राई। अब अगर हम नेक्स्ट करें, अगर हम देख लेते हैं 2-3 केस और रह गए। जब हम लेंगे x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 लेंगे, n अपना कितना है, 8 है। तो जब हम जीसीडी की बात करेंगे, जीसीडी ऑफ 6,8, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 2। लेकिन होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, तो डज नॉट होल्ड ये भी, ठीक है। x इक्वल टू 7, अगर हम x इक्वल टू 7 लें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 7,8, तो क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 7,8 हो जाएगा हमारा 1। क्यों, क्योंकि 7 और 8 में 1 को छोड़ के, 7 और 8 में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं, ठीक है। तो ये होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 8,8, जीसीडी ऑफ 8,8 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, दोनों एक ही है। बट क्या होना क्या चाहिए था, 1, तो डज नॉट होल्ड, ठीक है। आ गई ना भाई समझ में। तो फिर क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया भाई, यूएन में कौन कौन से एलिमेंट हो गए अपने, देख लेते हैं। यूएन में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, U8, U8 में देख लेते कौन कौन से एलिमेंट हो गए अपने। U8 में, U8 में हो गए कौन कौन से, 1, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे होल्ड कर रही है अपनी कंडीशन, क्योंकि इसका 1 के साथ, इसका 8 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है। दूसरी किसके साथ होल्ड करिए, x इक्वल टू 3, इसमें वैल्यू तो x ही तो लिखनी है ना, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो डेफिनेशन में है। तो फिर क्या होगा, x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है हमारा, जीसीडी 1। जिस जिस x पे जीसीडी 1 आ रहा है उस वही लिखेंगे, जैसे किस पे आ रहा है, निशान लगा देती हूँ अभी मैं। x इक्वल टू 1 पे जीसीडी 1 आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे जीसीडी 1 आ रहा है, x इक्वल टू 5 पे जीसीडी 1 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना, x इक्वल टू 7 पे जीसीडी 1 आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7।
तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ U8 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ U8 इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 4। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ठीक है भाई, आ गए समझ में। चलो इसको एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। तो जब हमने क्या किया कि भाई UN है, तो UN क्या होगा अपना, जो इसकी डेफिनेशन है मेन कि इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे, x कोई भी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे, कौन से, x मान लिया हमने, तो फिर वो आएंगे जो जिनकी वैल्यू क्या है 1 से n के बीच में लाई कर रही हो, 1 से n के बीच में लाई कर रही हो। और दूसरा क्या है कि उनका n के साथ GCD, उनका n के साथ GCD 1 आए, वही इस सेट के मेंबर होंगे। GCD का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो उसके बाद क्या कोई U8, हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और x अपना कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x 1 से लेके n कितना है, 8 है, 1 से लेके 8 के बीच में लाई करेगा। तो GCD क्या होगा, GCD ऑफ x, 8 कितना हो जाएगा, 1। वही लेने हैं ना इसमें तो एलिमेंट, हमें x वो लेने हैं 1 से 8 के बीच में से उठा के जिनका GCD 1 हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो x का जो रेंज है वो पूरी लिख लेते हैं, किस 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 से बिलोंग करेगा, किस किस में के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 1 उठाया। ठीक है, x इक्वल टू 1 जब उठाया मैंने तो n इक्वल टू 8 है, GCD कितना, 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 1 और 8 के बीच में, 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक, तो 1 हो गया। x इक्वल टू 2, n 8 ही है, तो GCD कितना हो गया, 2 और 8 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 2। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एलिमेंट तो वही बनेंगे सेट के जिनका GCD क्या हो, जिनका GCD क्या हो, 1 आए। ठीक है, तो फिर ये भी होल्ड नहीं होगा। x इक्वल टू 3 लिया हमने, x इक्वल टू 3 लिया तो n 8 है, तो GCD के 3 और 8 का GCD कितना हो गया, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो GCD 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये सेट का मेंबर हो गया, है ना। x इक्वल टू 4 हो, x इक्वल टू 4 देर का मान लिया हमने लिया, तो n कितना है, 8 है, तो GCD ऑफ 4,8, GCD ऑफ 4,8 कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है दोनों के बीच में, 4 है। तो 4 क्या भाई, ये तो नहीं होल्ड हो रहा, क्यों, हमें जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है उसमें तो GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना अपना, GCD क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो नेक्स्ट x इक्वल टू 5, n 8 है, तो GCD ऑफ 5,8 कितना, 1, क्योंकि 5 और 8 में क्या है, एक ही चीज कॉमन है ना, और वो है 1। x जब हमने 6 लिया, तो 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमने x इक्वल टू 6 लिया तो क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 6,8 कितना है, 2, क्योंकि 6 और 8 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 2 है ना। तो बट ये हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, तो डज नॉट होल्ड। x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 लिया है, तो GCD ऑफ 7 और 8 का GCD कितना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है इसमें, 1, तो 1 आ गया भाई, होल्ड और कंडीशन, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा सेट का। तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 लेंगे तो GCD कितना होगा, 8 और 8 का 1, सॉरी 8, तो 8 क्या होल्ड नहीं हो रहा भाई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी चीजें। तो फिर हमारे एलिमेंट क्या क्या हो गई U8 में, 1 3 5 7। ठीक है, ऑर्डर ऑफ U8 कितना होगा, कितने एलिमेंट है, 4, तो ऑर्डर ऑफ 4। तो इन जनरल अगर हम कई कई बार एग्जाम में आ जाती हैं चीजें कि भाई ऑर्डर ऑफ UN, तो ऑर्डर ऑफ UN क्या होगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई फाई एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ UN क्या है, फाई एन। ठीक है, तो एक मिनट देख लेते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ UN क्या है, फाई एन, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लियो इसको। तो अब देखने वाली चीज, ये फाई एन क्या है, फाई एन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, तो ईलर फाई फंक्शन, ईलर फाई फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम जैसे एग्जाम्पल करेंगे, तो जैसे हम U8 में हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया 1 3 5 7, ये तो हमने छोटा था भाई निकल गया। अब बहुत बड़ा हो, 24 25 30 100, तो ऐसे थोड़े ना निकालेंगे,
तो इसमें जो एलिमेंट हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, तो वो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकालेंगे, है ना। तो देख लेते हैं एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले से। अगर हम U8 की बात करें तो U8 के जो हम एलिमेंट निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ U8 क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 8। तो 5 ऑफ 8 क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5 ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब हमें ये पता है कि भाई जैसे एक बार देख लेते हैं इस चीज को, 5 ऑफ P एंड यहाँ पे जो P है वो क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। P क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 5 ऑफ P एंड जो n इसके ऊपर पावर है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना P क्या है, यहाँ पे जो P है वो क्या है, P इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा अपना 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो कितना हो गया 4 आ गया। तो फिर ये क्या है, 4 ही तो आया था अपन ने जो डायरेक्ट निकाला था। तो फिर है ना स्टूडेंट, आ गया ना ये करना, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। सीधा क्या है इसका फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ UN क्या होगा, हम सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाई एन, इलर फाई फंक्शन। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि ऐसे बोल दे ऑर्डर ऑफ UN क्या होगा, फाई एन, टो एन, सिग्मा एन, है ना। तो अगर आपको ध्यान है तो आप कर दोगे, अदरवाइज तो फिर भाई गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, है ना। तो ये अपना हो गया UN। नेक्स्ट अपना जो हम थर्ड करेंगे टॉपिक, थर्ड हम करेंगे कैलिन कैलिन ठीक है, कैलिन फोर सेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नोटेशन देख लेते हैं, ये किस टाइप की होती है। इसमें जो नोटेशन होती है, एलिमेंट जो कंस्ट्रक्ट, तो इस तरीके से E A B AB और ये 4 एलिमेंट होते हैं इसके, ठीक है। और आगे क्या होगा, किस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, A स्केयर इक्वल टू E, B स्केयर इक्वल टू E और AB इक्वल टू BA, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन है, एक और भी है इसकी डेफिनेशन। तो दूसरी क्या है, दूसरी हो जाएगी हमारी AB, ठीक है, और A स्केयर इक्वल टू B स्केयर इक्वल टू AB का स्केयर इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, केलिन 4, तो ये सेट है, हमने इसको आगे भी, ये एक्चुअली ये ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो क्या ये केलिन 4 जो हमारा होता है, ये अपना क्या होता है, ग्रुप भी बनेगा आगे जाके, बट अभी हम सिर्फ सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इसकी सेट की स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। या तो आपको ये दे दे कि ए स्केयर आइडेंटिटी के बराबर है, बी स्केयर भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं। या तो ये बोल दे, दूसरा क्या बोल दे भी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसको कि ए बी इस तरीके से हैं दोनों एलिमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर, ये तीनों क्या है 1 के बराबर हो। ई लिख दो 1 लिख दो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसकी नोटेशन कर सकते हैं। एक और चीज इसमें क्या है, एक और चीज इसमें क्या है, या तो इसको ऐसे लिख, ये लिखा ऐसे मिल जाता है कि भाई पेरेंट 4, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं K4, ठीक है, K4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ K4 क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ K4, ऑर्डर ऑफ K4 बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें क्या होंगे, अब क्या है कि अब जैसे इसमें तो क्या है कि सिंपली ऐसे डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है। या तो इसमें से ऐसे कर लो कि एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए बी होगा, एक 1 होगा, 4 हो गई। या फिर यहाँ पे मैंने क्या है कि जो एक डेफिनेशन थोड़ी सिंपल तरीके से, वो कैसे है इसमें, एक ये ई हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 4 एलिमेंट। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका
टोटल ऑर्डर वही होता है जितने उसके एलिमेंट होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ के फोर कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका भी कोई ऐसे जनरलाइजेशन भी नहीं होता, जैसे यूएन में है कि भाई एन की वैल्यू 8 रख दी, फिर 7 रख दी, 4 रख दी, ये क्या है, यूनिक ही है। ठीक है, तो ये क्या, सेट यूनिक ही है के फोर। इसमें ना तो इसमें कि के 8 आएगा, ना इसमें के 5 आएगा, ना इसमें के 7 आएगा। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं एक बार कि भाई कहीं से इधर उधर से कहीं कोई क्वेश्चन आया हो इसमें सेट में। तो देखते हैं एक, भाई हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग में आया हुआ है इसका एक क्वेश्चन, तो वो देखते हैं। तो देख लेते हैं, अभी लिखेंगे इसको सिंपली। क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन था अपना बिल्कुल सिंपल आएगा, सीधा डेफिनेशन से सिंपल आया था, बिल्कुल डेफिनेशन से रिलेटेड कि दी प्रेजेंटेशन दी presentation the presentation is by the presentation is by कैसे दे दिया इन्होंने, v इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, v इक्वल टू ए बी, ठीक है, और ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो ये चीज थी ना। तो फिर क्या हो जाएगा, अब आगे क्या, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे हमें, ऑप्शन ए केलेन केलेन 4, ठीक है। ऑप्शन बी था परमुटेशन 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 ग्रुप, ठीक है। ये भी यहाँ पे केलेन 4 ग्रुप था, ठीक है। ग्रुप अभी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये केलिन 4 ग्रुप तो है, लेकिन अभी हम सिर्फ सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने उसको नहीं काउंट किया। तो थर्ड ऑप्शन क्या था अपना, थर्ड ऑप्शन दे रखा था ऑटो ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप, ठीक है, ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप। डी क्या दिया हुआ था, डी दिया हुआ था हमें नन ऑफ अबो, नन ऑफ अबो, ठीक है, ये थे, ठीक है। तो फिर अब क्या है देखो, अब देखते हैं कि भाई इसने क्या बोला, दी फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंटेशन इज v इक्वल टू ए बी, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, केलिन 4 ग्रुप, दूसरा परमुटेशन ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, नन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो अब हमें, अगर हमें ये पता है कि हमें पहचान है, अगर हमें पहचान है कि ये कौन सा सेट है, तो फिर हमें दिक्कत आएगी नहीं। तो अभी तो हमने किया ना ये चीज, अभी हमने ये चीज की कहाँ पे देखो, केलिन 4 में, कि भाई या तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन हो अपनी, या तो अपनी क्या हो, इस तरीके की प्रेजेंटेशन हो कि ई ए बी, ए इसकी आइडेंटिटी है, बी इसकी आइडेंटिटी है, ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। और या फिर ऐसे हो ए बी, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये होगा। तो लिखने में, लिखने की अगर बात आए तो मान लिया जैसे अब इसमें पूछा होती प्रेजेंटेशन इज बाई ये, तो केलन 4 लिख रखा है, इसकी जगह पे के 4 भी आ सकता है अपना, इसकी जगह क्या आ सकता है, के 4 भी आ सकता है। तो बिल्कुल क्या है कि हम सारी बेसिक चीजें भी करेंगे, और अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। अब बेसिक से ही आने शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो अपना। तो ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया अपना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सीधी डेफिनेशन है ना, ये आ गया ऐसा कि ऐसा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना था, बस एक बार ध्यान हो चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो और ये क्या है कि मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये इंडिविजुअल होता है, इसमें ऐसा नहीं कि के एन होगा, 4 होगा और डी होगा, बस इसमें ये क्या है कि के 4 ही है, 4 इसमें एलिमेंट है, ऑर्डर इसका 4 है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, हाँ। तो भाई नेक्स्ट है अपना, कौन सा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर है जी एल एन एफ, ठीक है। जी एल एन एफ बोल दो, या फिर इसको बोल देते हैं हम जर्नल लीनियर, ठीक है।
एक बार हम सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो होता क्या है इसमें, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सेट ऑफ ऑल एन इनवर्टिबल matrices over फील्ड एफ, ठीक है, ओवर फील्ड एफ। या फिर एक और नोटेशन है इसकी, भी हम इसको ऐसे बोलते हैं GLN एफ। इसकी एक नोटेशन और है क्या, कि इसमें वो मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स की अपन इस तरीके से नोटेशन देते हैं एन क्रॉस एन की। अभी मैं इसको समझाऊंगी कैसे है। इस तरीके से होंगी, जिनका क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और जो एलिमेंट होंगे, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे फील्ड से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ भाई, तो जैसे इसमें क्या गया, GLNF क्या है, जनरल लीनियर, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे या जो भी होगा, ये इट इज ए सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ये क्या है कि सभी एन क्रॉस एन की इनवर्टिबल मैट्रिसेस का सेट है, ठीक है, ओवर फील्ड एफ, ठीक है, ओवर फील्ड एफ। ये जो आपका कोई फील्ड डिफाइन की हुई है, तो जो ये एन है ना, जो ये एन है, ये एन तो क्या है भाई, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मान लीजिए ये 3 है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 4 है तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। फील्ड कि भाई उस मैट्रिक्स के एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि रियल है, कॉम्प्लेक्स है, या कोई फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो ये होगा, तो दिमाग में ये चीजें बिठा लेनी है कि भाई सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है। GLNF में क्या है, GLNF में होता है कि मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी क्या है कि ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब मैट्रिक्स की नोटेशन होगी एन क्रॉस एन की, और इसमें क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ए आई जे जो इसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो किस फील्ड एफ से बिलोंग करेंगे अपने, ठीक है। तो इस तरीके की भी नोटेशन हो जाती है अपने। तो फिर अगर हम जैसे यहाँ पे अगर बात करें, तो सबसे पहले तो हम फील्ड की बात कर लेते हैं। तो जो अपनी फील्ड है यहाँ पे, इसे एक बार लिख लेते हैं GLNF, ठीक है, GLNF। तो एन तो क्या है, ये तो बिलोंग करेगा, एन का मतलब है एन क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन, ठीक है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। फील्ड क्या है, फील्ड अपनी क्या हो जाती है, मान लिया इसमें दो तरीके से होती है फील्ड, क्या आर भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, या फिर कोई फाइनाइट फील्ड भी हो सकती है। फाइनाइट फील्ड ऐसे आती है माइंड में कि एफ क्यू, तो इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं जेड क्यू से, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो क्या हो गया अपना, इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, जीरो वन टू थ्री फोर अप टू Q-1, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो क्या है भाई, मेनली तो क्या है अपना, कि भाई इसमें जो एन है वो तो क्या, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन का, ठीक है। और जो फील्ड है, फील्ड क्या हो सकती है, या इनफाइनाइट या फाइनाइट। इनफाइनाइट फील्ड में दो ही है, आर हो या और आर और सी है, ठीक है। और फाइनाइट में एफ क्यू क्या, हम जनरली मानते, जैसे ही एफ क्यू भी फाइनाइट फील्ड है तो हम मान लेते हैं कि जेड क्यू है, जेड क्यू 0 1 2 3 4, ये इन जनरल यही बोल देते हैं। तो एक बार लिख भी देते हैं भैया कि ये क्या है, ये फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। ये क्या है भाई, फाइनाइट फील्ड है, ठीक है, फाइनाइट फील्ड है। तो अब इसको हम देख लेते हैं सारे अपने केसेस लेके, कि भाई किस तरीके से काम करेगा ये चीज, है ना। सबसे पहला हम केस लेते हैं, सबसे पहला जो केस लेते हैं, इफ एफ इज इफ एफ इज इनफाइनाइट, अगर फील्ड क्या हो, इनफाइनाइट हो। अब क्या कि फील्ड इनफाइनाइट हो, फील्ड इनफाइनाइट के केस में हम क्या लेंगे कि GLNF हमने कैसे डिफाइन किया, GLNF
इस तरीके से डिफाइन किया। कैसे? मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन का, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो अपना इसमें, और जो ए आई जी अपने जो बिलोंग करेंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? इनफाइनाइट फील्ड मैंने आर ले लिया, ठीक है, आर ले लिया, ठीक है, एफ इक्वल टू आर ले लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। तो अब हम इस चीज को देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एक एक चीज करेंगे बारीकी से। तो अगर हम देखें एफ इक्वल टू आर, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि आर है अपना जो फील्ड, वो क्या है? इनफाइनाइट फील्ड है। ध्यान से समझना भाई इसको, आर क्या है? इनफाइनाइट फील्ड है। फील्ड इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। आपको ये नहीं पता कि जैसे रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट क्या है अपना? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो जस्ट ऐसे अभी करके दिखा देती हूँ। जैसे आर में क्या होंगे, अगर हम बात करें तो इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से लेके -9 -8 इस तरीके से 0 1 2 अप टू, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो अब जीएलएनएफ की जो डेफिनेशन है, जीएलएनएफ की डेफिनेशन क्या है कि एक बार देखो दोबारा बता देती हूँ, ऊपर जाके देखते हैं इसमें कि जीएलएनएफ की क्या डेफिनेशन है। जीएलएनएफ की डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ, कि सभी इनवर्टिबल मैट्रिसेस का सेट। इनवर्टिबल का मतलब सीधा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। तो अब अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में हमें ये पता है, अगर अगर हमने ये जीरो जीरो का केस लेंगे, जीरो का केस लेंगे, मान लिया, ऐसे देख लेते हैं, और 1 2 अप टू, जैसे रियल नंबर अपना जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे अपने पूरे रियल नंबर से, तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे 1 बाय 1 केस डिस्कस करेंगे। मान लिया सबसे पहले हमने ले लिया कि अगर मैं मान लूं, तो इसमें भी एक सब केस हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? GL1 और 1 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 1, की मैट्रिक्स क्या है? 1 क्रॉस 1 की, और फील्ड क्या है अपनी? और जो फील्ड है, जो फील्ड है वो क्या है? आर, ठीक है। तो जो इसमें मैट्रिक्स बनेंगी वो किस टाइप की बनेंगी? जो इसमें मैट्रिक्स बनेंगी 1 क्रॉस 1 में किस टाइप की बनेंगी? तो देख लेते किस टाइप की बनेंगी। तो इस तरीके की होगी मैट्रिक्स, क्या होगी? इस तरीके की होगी ना, यहाँ पे ए आई जे, और ये क्या होगा? 1 क्रॉस 1, एक एक, और ए आई जे क्या है? जो ए आई जे है अपना, वो क्या है? आर से बिलोंग कर रहा है। तो एक एक, तो एक एक एलिमेंट है जो इसका, हर एक एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो हर एक रियल नंबर कवर हो जाएगी इसमें। समझ रहे हो ना बात को, कि भी मान लिया 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स है क्योंकि n इक्वल टू 1 है, और मैंने एक एलिमेंट मान लिया ए आई जे को, मैंने मान लिया 1 ले लिया, वे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया नॉन जीरो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि बाकी हर जगह पे तो नॉन जीरो आएगा क्योंकि मैट्रिक्स अपनी 1 क्रॉस 1 की है। मैट्रिक्स क्या है अपनी? 1 क्रॉस 1 की, बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सिवाय जीरो को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, नॉन जीरो एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे, कि भाई जैसे क्या है कि 1 क्रॉस 1 की तो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है अपनी, ठीक है, 1 क्रॉस 1 की तो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है कि जो मैट्रिक्स में रखेंगे यहाँ पे ए आई जे, मैट्रिक्स में जो रखेंगे यहाँ पे ए आई जे 1 क्रॉस 1 में, वो क्या होगा? रियल नंबर से ही बिलोंग करता जाएगा, और वो एक एक एलिमेंट ही रखते जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? जब हम मान लिया अगर हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का, तो फिर क्या हो जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0। बट हमें क्या डेफिनेशन ही हमारी ये है कि सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं होल्ड हो रहा, तो होल्ड नहीं हो रहा ना भाई ये चीज करेंगे एक बार और दोबारा बताऊंगी आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरा क्या हो जाएगा GL1R क्या हो जाएगा, GL1R क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा R भी पूरे रियल नंबर में हमें कहीं दिक्कत नहीं, सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो क्या करेंगे, जीरो पे ही दिक्कत, तो जीरो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्टार। आर स्टार पे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं, आर स्टार का मतलब कहीं पे भी आपको दिख जाए मॉडर्न अलजेब्रा में तो इसका मतलब है कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। क्या है मतलब इसका, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं GL1C ले लूं, सी क्या है कॉम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है। सी क्या है कॉम्प्लेक्स फील्ड, तो कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो अगर मैं GL1C ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा अपना C-0 इसमें भी, तो क्या हो जाएगा C स्टार। क्यों, तो जो R है अपना, जो अगर हम यहाँ पे करें तो R क्या है, R सबसेट है C का। तो जब छोटे पे ही जीरो पे होल्ड नहीं हो रहा, हर जगह होल्ड हो रहा है, तो जो परेशानी इसको है, जो दिक्कत यहाँ पे इसको जीरो पे दिक्कत है, तो इसको भी क्या होगी अपनी जीरो पे ही दिक्कत होगी। तो भी क्या है जीरो को छोड़ के बाकी सभी का क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो देख लेते हैं एक बार इसको कि भाई इसमें क्या लिया, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमने लिया GLNF। GLNF क्या है, या फिर जनरल लीनियर भी बोल देते हैं। GLNF है सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इनवर्टिबल मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ, कि एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट होगा ओवर फील्ड एफ पे, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं GLNF इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो ए आई जे बिलोंग कर रहा है फील्ड से, ठीक है। तो हमने अब ये देखा जो एन है, एन GLNF में एन का जो मतलब है वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन क्रॉस एन, ठीक है, एन स्क्वायर होगा और मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है कि फील्ड एफ, फील्ड क्या है एफ आर और सी, आर और सी मतलब दो तरीके की हो सकती है, इनफाइनाइट फील्ड आर और सी, तो इनफाइनाइट फील्ड है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये तो क्या है इनफाइनाइट फील्ड है, और एफ क्यू क्या है हमने फाइनाइट फील्ड ली। फाइनाइट फील्ड आते ही हमारे दिमाग में होना कि हाँ इसको जेड क्यू से रिलेट कर लेते हैं। ये चीजें करेंगे हम आगे, ये चीजें हम सारी करेंगे आगे की, फील्ड भी आएगा हमारा, रिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा हमारा। तो जेड क्यू 0 1 2 3 4 Q-1 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब एक एक चीज करेंगे डिस्कस हम। सबसे पहले हमने फील्ड क्या ले लिया, इफ एफ इज इनफाइनाइट, अगर फील्ड हमारी क्या है इनफाइनाइट है, फील्ड अगर क्या है अपनी इनफाइनाइट है तो एफ इक्वल टू आर ले लिया मैंने। तो GLNF इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो ए आई जे आर से बिलोंग कर, ठीक है। तो आर इनफाइनाइट फील्ड है तो हमें ये पता है, तो आर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, -8 -9 0 1 2 3। तो अब मैं पहला केस ले रही हूँ, एन इक्वल टू वन लिया मैंने, एन इक्वल टू वन लिया तो क्या हो गया GL1R, ठीक है। एन 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो एक तरीके से ये जो रियल नंबर होंगे, हम अगर इमेजिन करें इस बात को, रियल नंबर होंगे एक एक करके पुट करते जाएंगे मैट्रिक्स में और उसका डिटरमिनेंट वही आता जाएगा। मान लिया आर इक्वल टू मैंने 2 ले लिया तो 2 पुट किया तो 2 आ गया। जब मैंने इसमें क्या किया, मान लिया 3 पुट कर देती हूँ मैट्रिक्स में तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब जैसे एग्जांपल लिया 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो ए आई जे मैंने 1 मान लिया, 1 रियल नंबर ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 का डिटर्मिनेंट 1 नॉन जीरो होल्ड हो रही है भाई 1 क्रॉस 1 की। अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है जीरो पे, जब रियल नंबर मान लिया जीरो अपना रियल नंबर वो बिलोंग कर रहा है मैट्रिक्स से, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड 1 क्रॉस 1 की बिलोंग टू आर, ठीक है। ए इक्वल टू 0 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो फिर क्या होगा रियल नंबर 1 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है और वो भी क्या है जीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अपना जीरो। होना क्या चाहिए था नॉन जीरो, होना क्या चाहिए था नॉन जीरो,
तो फिर क्या हो जाएगा अपना, नॉन जीरो होना चाहिए था ना, तो फिर क्या हो जाएगा अपना, ये अपना होल्ड नहीं कर रहा। तो जो यहाँ पे हमने जैसे नॉट इक्वल टू 1 लिख रखा 1 2 3, मतलब मेरा मतलब है कि नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं अभी कि यहाँ का मतलब क्या है कि भाई नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। GLN1 अब देख लेते हैं इसको। अब GLN1 R है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रियल नंबर पे मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की का डिटरमिनेंट क्या नॉन जीरो है, सिर्फ जीरो को छोड़ के तो जीरो को हटा दिया। जब R पे होल्ड हो रही है ये चीजें तो C पे भी सेम ही रहेगा, क्यों, ये इसका सुपर सेट है, इसे तो ज्यादा ही एलिमेंट है इसमें, तो इसका भी क्या हो जाएगा अपना, ये वाली चीज हो जाएगी कि C स्टार हो जाएगा। तो अब हम जैसे एक और केस ले लेते हैं, दूसरा केस इसमें, इसी में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ही बोल देंगे, मान लिया वो तो एन इक्वल टू 1 का तो केस ले लिया। अगर हमारे पास क्या है कि ऑर्डर हमारा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो देन तब क्या करेंगे, तो देन क्या होगा, मान लिया हमारा क्या है GLN F, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ए इक्वल टू AIJ एन क्रॉस एन की, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ नॉन जीरो, और जो अपने AIJ हैं वो क्या होंगे, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। फील्ड इनफाइनाइट ही है, या फील्ड क्या है लिख देते हैं अभी, फील्ड इज इनफाइनाइट, फील्ड इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक मिनट रुको भाई, फील्ड इज इनफाइनाइट, फील्ड इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रहेगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अब क्या है कि मैट्रिक्स जो होगी, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एन क्रॉस एन है ना, तो एन क्रॉस एन है तो एन मैंने क्या लिया है, एन मैंने ले लिया 2, तो फिर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, एन क्या है कि अपने पास 2 है, तो एन 2 है तो जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी, जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होगी 2 क्रॉस 2, तो फिर क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स हमने ले ली 2 क्रॉस 2 की। तो इसमें क्या है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है, और क्या है कि जो एलिमेंट होंगे, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो अपने क्या रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो डिटरमिनेंट होगा वो अपना क्या नॉन जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स का। तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने जो मैट्रिक्स ली है, एग्जांपल के तौर पे मैंने जो मैट्रिक्स ले ली, मैंने ले ली 3 0 2, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं, अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं वो तो क्या हो जाएगा नॉन जीरो का, क्योंकि ए का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस 1 0 × A, ठीक है ना, तो इसका तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो ए होगा अपना वो क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या होता है अपना, इनफाइनाइट है ना, रियल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, विच इम्प्लाइज ए हैज ए हैज इनफाइनाइट, ए हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, ए के पास इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब अपने पास क्या है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया, इनफाइनाइट वैल्यू होगी हमारे पास इसकी, ए इक्वल टू 3 0 A 2 पे, ठीक है। तो अब हम ए के पास इनफाइनाइट वैल्यू है, और ये तो हमने क्या लिया है, अगर हम बात करें ये जो मैट्रिक्स हमारे क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है ए क्या है 2 क्रॉस 2 की है, तो 2 क्रॉस 2 के केस में ओवरफील्ड आर ए की इनफाइनाइट वैल्यू है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब जो इसमें 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स होंगी, इनफाइनाइट मैट्रिक्स हो जाएंगी, क्यों, जैसे अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, ए इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी क्या हो जाएगी 3 0 1 2, ठीक है। जब मैंने ए इक्वल टू मैंने 2 ले लिया तो मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 0 2 2। अब ए इक्वल टू मैंने 3 ले लिया
तो मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 0 3 2। ठीक है, और तीनों ही क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्या है कि 1 2 3 जैसे मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगी और ए अपना बिलोंग कर रहा है, ए अपना बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो रियल नंबर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई जब हम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं तभी इनफाइनाइट केस हो रहे हैं, तो एन ग्रेटर देन, हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, हम केस डिस्कस कर रहे हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बाद। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो और भी जैसे GLNF का ऑर्डर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो ही जाएगा, जब 2x2 में ही इनफाइनाइट हो रहा है, 2x2 में ही इनफाइनाइट हो रहा है ए की वजह से, तो फिर क्या होगा, तो हम जो एस्टिमेट इसका हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो क्या हो जाएगा अपना, देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ GLNF, ऑर्डर ऑफ GLNF कितना होगा इनफाइनाइट, कब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ऊपर हमने क्या किया है ऑर्डर ऑफ GLNF इक्वल टू, हमने इनफाइनाइट आ गया था कब, जब n इक्वल टू, ठीक है, ये होल्ड होगी हमारी कंडीशन। ठीक है भाई, ये वाला था बिल्कुल सिंपल सा ही है। अब क्या हम तीसरा केस लेंगे इसमें, तीसरा केस क्या है, अलग चेंज कर लेते हुए, इफ f इज फाइनाइट, अगर फील्ड क्या है हमारी फाइनाइट हो, फील्ड क्या हमारी फाइनाइट हो, तो फील्ड फाइनाइट हो तो हमें ये भी पता है कि सबसे पहले हम GLNF की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। GLNF क्या है, मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n के एलिमेंट होंगे और जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा नॉन जीरो, और AIJ बिलोंग करेंगे अपने फील्ड से, ठीक है, फील्ड से। तो फाइनाइट फील्ड है, फील्ड फाइनाइट है तो क्या होगा इस टाइप से होंगे एफ क्यू, तो एफ क्यू सिमिलर टू हम इसको मानते हैं जेड क्यू के, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 अप टू Q-1 तक, है ना, Q-1 तक होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, जो इसका जो फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने का, इसका जो फॉर्मूला है ऑर्डर निकालने का, तो क्या हो जाएगा सिंपली, अगर फील्ड फाइनाइट है ऑर्डर ऑफ GLNF, ऑर्डर ऑफ GLNF, जब फील्ड क्या है फाइनाइट है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा Q की पावर n माइनस Q की पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा Q की पावर n माइनस Q की पावर n-2, ठीक है, Q की पावर n माइनस Q की पावर 0, ये हो गया ना, ठीक है। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा फॉर्मूला होगा। तो ये बड़ा अपना फॉर्मूला होगा, जनरलाइज फॉर्मूला, जब क्या हो फील्ड फाइनाइट हो, ठीक है। इसको एग्जांपल से भी करेंगे अभी, रुको। इफ, तो क्या करेंगे इसमें, कभी इफ इफ फील्ड इज, इफ फील्ड इज फाइनाइट, ठीक है, इफ फील्ड इज फाइनाइट उस केस में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल ही ले लेते हैं हम इसका, एग्जांपल मैंने ले लिया फील्ड फाइनाइट के, एन इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ज्यादा बड़ा लेते ही नहीं, मान लेते हम लेट n इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 5, ठीक है। तो GL1 F क्यू, तो किस तरीके की होगी हमारी इसमें, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो, और जो AIJ अपने बिलोंग करेंगे वो किससे बिलोंग करेंगे फील्ड से, ठीक है, एफ क्यू से। तो अब हमें ये पता है कि भाई GLNFQ, तो क्या हो जाएगा GLNFQ में इक्वल टू A इक्वल टू इस टाइप से होगी, है ना, इस टाइप की से होगी। तो अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, बीच में एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ GL1, सॉरी मैंने n लिख दिया, तो
ऑर्डर ऑफ GL1F5 क्या हो जाएगा, Q की पावर n माइनस Q की पावर n-1। इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे Q की पावर n-1 तक। तो Q अपना कितना है, 5 है, n अपना कितना है, 1 है। तो पुट करो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। ठीक, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ GL1, ऑर्डर ऑफ GL1F5 इक्वल टू 4। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है भाई। तो फिर अब अगर देखें तो इसमें GLN व FQ में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। लग तो गई अपन करने। तो क्या हो जाएगा, GL1F5, GL1F5 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, पहले लिख देती हूँ फिर देखते बताती हूँ कैसे। 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है ना। क्यों, अभी हमें पता है GL1F5, तो ये 4 एलिमेंट होंगे। अब 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर अब हमारे दिमाग में आ सकता है ना, क्यों, अगर हमने 0 ले लिया, अगर हमने यहाँ पे मान लिया 0 ले लिया, जैसे अगर हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया है, तो फिर 0 को ऐड करने के बाद अगर हम बात करेंगे उसकी, ये क्या है, क्यू के ही तो एलिमेंट है। अगर क्यू 0 हो गया यहाँ पे, क्यू क्या 5 है ना, अगर क्यू की वैल्यू ही 0 होने लग गई तो फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी नहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ये होता क्या है भाई, ये क्या हो गया, F*5, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है ना, 0। अब हमें ये पता है 1N1 है, ठीक है। एक बार बता देती हूँ दोबारा से कि यहाँ पे जो अपना दे रखा है वो क्या होगी, 1x1 मैट्रिक्स क्या है, 1x1 की है, ठीक है। तो 1x1 की मैट्रिक्स है। अगर हमने मान लिया 0 ले लिया, इफ वी कंसीडर 0 एलिमेंट, अगर हम 0 एलिमेंट को कंसीडर कर लें तो देखते हैं, अगर हम 0 एलिमेंट को कंसीडर कर लें तो फिर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है अपनी 1x1 की, तो 1x1 की तो एक ही एलिमेंट होगा, तो एक ही एलिमेंट होगा, तो वो हमने अगर 0 पुट कर दिया 1x1 में, तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें 0 का तो 0 आएगा। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वही आएंगे अपने। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं सारे को हल्का हल्का, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो फिर भाई क्या है इसमें, सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, GLNF क्या है, GLNF क्या होता है अपना, GLNF होता है कि या तो GLNF बोलते हैं या फिर इसको हम जनरल लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ओवर फील्ड है। GLNF होता है अपना सभी n क्रॉस n की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ठीक है। तो हम इसको न्यूमेरिकल टाइप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि उन सभी मैट्रिक्स का सेट n क्रॉस की n की जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। AIJ क्या, बिलोंग टू एफ, ठीक है, फील्ड से बिलोंग करेंगे। तो जो यहाँ पे हमने आगे डिफाइन किया कि जो ये एन है, एन क्या है, मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। और फील्ड क्या है, फील्ड है अपनी आर और सी, ठीक है, आर और सी।
ये तो क्या है, इनफाइनाइट फील्ड है। और अगर फाइनाइट की बात करें तो वो क्या है हमारी एफ क्यू, वो है फाइनाइट फील्ड। जेड क्यू हम जो नॉर्मली लेते हैं वो क्या लेते हैं, जेड क्यू, 0 1 2 3 4 क्यू -1 तक, ठीक है। तो अब हम केस लेते हैं, अगर फील्ड इनफाइनाइट हो, इफ एफ इज इनफाइनाइट, अगर फील्ड इनफाइनाइट है, एफ इक्वल टू आर, तो जी एल एन एफ क्या हो जाएगा, किस तरीके की डेफिनेशन है, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ए आई जे बिलोंग टू आर, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो आर बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, हमें ये पता है। तो आर में क्या होंगे, सारे रियल नंबर आ जाते हैं ना, कुछ भी हो जाए, जीरो भी इंक्लूड है जिनमें। अगर मैंने ले लिया, सबसे पहले केस लिया कि n इक्वल टू वन है, n इक्वल टू वन का मतलब है कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, GLNR में n इक्वल टू वन, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, फील्ड कितना है, r है। तो फिर तो जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म की है ना, ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस 1 की, तो ए आई जे रियल नंबर से बिलोंग करो, जो भी रियल नंबर हम उठाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट होगी, जो भी हम रियल नंबर उठाएंगे वो डायरेक्ट क्या होगी, यहाँ पे पुट होगी। तो हमने 1 क्रॉस 1 की ए आई जे मान लिया, मैंने 1 ले लिया, तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 नॉन जीरो आ गया, होल्ड हो रही है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिया, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले ली, अब रियल नंबर तो जीरो भी है तो जीरो उठा लिया, तो जीरो एक ही, 1 क्रॉस 1 में एक ही एलिमेंट ले सकते हैं, वही जीरो ले लिया हमने, तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, जीरो। लेकिन नॉट इक्वल, मतलब नॉन जीरो नहीं है, ये तो 1 इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 नहीं आएगा भाई, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो जीरो आया है तो होल्ड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो नहीं है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो GLN1R, अब नेक्स्ट अपना GL1R, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो को छोड़ के बाकी हर जगह 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो पूरा आर सेट हो गया जीरो को छोड़ के, आर स्टार का मतलब यही है। GL1C, तो कॉम्प्लेक्स फील्ड अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो आर से भी बड़े, जब आर में ही इनफाइनाइट हो रहा है तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा, C -0 तो C स्टार, तो आर क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि आर अपना सबसेट है ना सी का, तो हो गया। तो अगर हम क्या करें, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिया, अगर फील्ड हमने क्या ले ली, इनफाइनाइट ले ली, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो GLNF की तो यही सेम ही डेफिनेशन है, तो n क्या हो गया, n मैंने 2 ले लिया, तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने मैट्रिक्स मान ही ली 2 क्रॉस 2 में, 3 0 A 2, तो A अपना रियल नंबर से है, A अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी A की, तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी तो 2 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होंगी वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगी, क्यों, एक ही एक वैल्यू रखते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स मिलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 तो ले ही लिए, ए इक्वल टू 1 लिया तो ये मैट्रिक्स आ गई, ए इक्वल टू 2 लिया तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ए इक्वल टू 3 लिया तो अपनी ये वाली मैट्रिक्स आ गई, तो तीनों डिफरेंट है, इस तरीके से रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इसलिए क्या होगा, ऑर्डर। और अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का अगर इस तरीके से डिफरेंट मैट्रिक्स आ रहे हैं इनफाइनाइट, तो इससे बड़े ऑर्डर की तो और भी ज्यादा आएंगे, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की, है ना। तो ऑर्डर ऑफ GLNF इक्वल टू इनफाइनाइट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब क्या है कि ऑर्डर ऑफ GLNF इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट है, पहले प्रूव किया एन इक्वल टू 1 पे भी। तो अगर फील्ड फाइनाइट हो, फील्ड फाइनाइट हो तो हमें ये बोला था कि एफ क्यू, तो एफ क्यू को हम ऐसे मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड ही है नोटेशन की, जेड क्यू होगा 0 1 2 अप टू Q-1, तो हमने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ GLNF क्या हो जाएगा, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n-1 इंटू क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n-2, इस तरीके से क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर 0, ठीक है। अगर फील्ड फाइनाइट है उसी केस में, क्योंकि इफ फील्ड फाइनाइट है तभी ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे, तो 1 मिनट रुके, यहाँ पे हमें क्या करना, यहाँ पे क्यू भी आएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ CN, ठीक है, ये वाली चीज है, करेक्ट कर लेना भाई। तो फील्ड फाइनाइट है, जब मैंने n इक्वल टू 1 लिया, जब मैंने n इक्वल टू 1 लिया और q इक्वल टू क्या है 5 है मेरा, तो फिर मैंने क्या किया, GLNF Q इस तरीके से लिखा, क्योंकि ये तो इसकी स्टैंडर्ड है नोटेशन। तो अब अगर n इक्वल टू 1 लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऑर्डर ऑफ GL1F5, Q Q की वैल्यू तो कितनी है 5 है, Q की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्यू की वैल्यू तो 5 है, एन की वैल्यू 1 है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n-1 इंटू क्यू की पावर n माइनस, अप टू वहां तक जाएगा, तो क्यू क्या है 5 है, n इक्वल टू 1 है, -5 0
5 की पावर 0, तो 5 माइनस 4, 4 ही एलिमेंट होंगे, तो ऑर्डर ऑफ GL1F5 4 होगा। तो एलिमेंट ये होंगे अपने। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई एलिमेंट तो अगर ऐसे ही होना तो 0 1 2 3 भी हो जाते, अगर 4 ही लेते, 0 क्यों नहीं लिया, क्यों? अब जो ये 1 है GL1F5, तो ये 1 है, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इफ यू कंसीडर जीरो एलिमेंट, अगर हम जीरो एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे तो फिर क्या, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, वो भी जीरो है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना इसकी, GL1F5 की, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही हमारा टॉपिक था यहाँ तक का। तो फिर आगे होप्सो की समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, जेड एन के बारे में पढ़ा कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं और कितना इसका ऑर्डर होता है। यूएन के बारे में पढ़ा, इसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जीएलएनएफ के बारे में पढ़ा, जनरल लीनियर के। फिर हमने पढ़ा गेलिन फोर के बारे में। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे SLNF स्पेशल लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, Q4 क्वेटेरियन के बारे में पढ़ेंगे, डाईहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे, SN के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या की शुरुआत में कर रहे हैं, तो हमें बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेके चलना है, ताकि सब, ताकि हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्या है कि अच्छे से रिलेट कर पाए। आगे भी हम ऑर्डर भी निकालेंगे एलिमेंट्स का, उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप भी होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे, सब कुछ आएगा। तो इसलिए अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा हमारा, तो फिर हमें आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है अभी स्टार्टिंग में। तो होप सो आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।